प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। इसमें हमने सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया और हमने पिछले लेक्चर में सहकारिता का अर्थ, सहकारिता की परिभाषाओं को समझा, सहकारिता की 4 प्रकार की परिभाषाओं को समझा। आज हम सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारणों को जानेंगे। हम जानेंगे कि सहकारिता का उद्गम क्यों हुआ, सहकारिता का विकास किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि सहकारिता का उद्गम, सहकारिता का विकास, सहकारिता का जन्म स्वतः ही नहीं हुआ है। सहकारिता का जन्म किन्हीं कारणों से हुआ है। जब तक व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वह अकेला कार्य करता है, लेकिन जब उसे यह मालूम चल जाता है कि अकेले उससे वह कार्य संभव नहीं होगा जो वो कर रहा है, तब वह दूसरों का सहयोग लेता है। ये सहकारिता है। और मानव की इसी प्रवृत्ति, इसी विचारधारा के कारण सहकारिता का जन्म। पहला कारण अगर हम समझने की प्रयास करें कि सहकारिता का जन्म क्यों हुआ, सहकारिता आंदोलन का, सहकारिता की विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई, सहकारिता की अवधारणा कैसे बनी, तो हम ये पहला कारण ये है, इसमें शोषण से मुक्ति की चाह। तो हम यहाँ लिखेंगे शोषण से मुक्ति की चाह, शोषण से मुक्ति की चाह। इसके लिए हमें समझना होगा कि किस प्रकार जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का जो निर्बल वर्ग था, समाज का जो निर्बल वर्ग था, उसका कई प्रकार से शोषण होना शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज का निर्बल वर्ग था, जैसे किसान है, उपभोक्ता है, इनका शोषण शुरू हो गया। किसानों का शोषण साहूकार करते थे, वो किसानों को बहुत ऊंची ब्याज दर और बहुत कठोर शर्तों पर उधार देते, बहुत कठोर शर्तों पर ऋण देते। और जो व्यापारी वर्ग था वो अत्याधिक मूल्यों पर उपभोक्ताओं को सामान देता। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं का, किसानों का शोषण हो रहा था। इसी शोषण को समाप्त करने की चाह ने सहकारिता को जन्म दिया कि आखिर हम इस शोषण को समाप्त कैसे करें। तो निर्बल वर्ग ने सोचा कि हम एकत्रित हो जाएं, यानी हम संगठित हो जाएं, और जब हम संगठित होंगे तब हम इस शोषण को समाप्त कर पाएंगे। यदि व्यक्ति अकेला है तो वह उसका शोषण हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति संगठित हो जाए तो संगठन में शक्ति है। इसीलिए सहकारिता आंदोलन का जन्म हुआ। साहूकारों के शोषण को समाप्त करने के लिए सहकारी साख आंदोलन का आरंभ हुआ। सहकारी साख समितियों का की उत्पत्ति हुई। लोगों ने सहकारी साख समितियों का गठन किया और सहकारी साख समितियों ने साहूकारों का जो शोषण है उसको समाप्त किया। उससे दूसरा, सहकारी उपभोक्ता भंडारों का चलन आरंभ हुआ। सहकारी उपभोक्ता भंडारों का की उत्पत्ति हुई। उससे व्यापारी वर्ग का जो शोषण कर रहे थे उपभोक्ताओं को, वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि सहकारिता की उत्पत्ति का जो प्रथम कारण है वो है शोषण से मुक्ति की चाह, जो उस समय जो शोषण हो रहा था। और ये शोषण से इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि पहला कारण ये है शोषण से मुक्ति की चाह। दूसरा है मध्यस्थों की समाप्ति। मध्यस्थों की समाप्ति।
समझना पड़ेगा कि जो उत्पादन का पैमाना बढ़ा तो उत्पादन तथा वितरण की जो प्रक्रिया है वो जटिल हो गई। अब जटिल प्रक्रिया हो गई तो उसको सरल बनाने के लिए कई मध्यस्थों का जन्म हुआ। इन मध्यस्थों ने, वैसे मध्यस्थ का कार्य बुरा नहीं है, लेकिन इन मध्यस्थों ने दोनों उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों का शोषण आरंभ कर दिया। यानी ये मध्यस्थों उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया को जटिल हो गई थी, उसको सरल बनाने के लिए उत्पन्न हुए थे। लेकिन इन्होंने उपभोक्ता और उत्पादक यानी किसान, उपभोक्ता और किसान और उपभोक्ता दोनों का शोषण आरंभ कर दिया। इसलिए सहकारिता आंदोलन का जन्म हुआ इनको समाप्त करने के लिए, इनके शोषण को समाप्त करने के लिए। जैसे सहकारी व्यवस्था में, सहकारी अर्थव्यवस्था में मध्यस्थों का कोई स्थान नहीं है। किसान जो कृषक है वह सहकारी साख समिति से ऋण लेगा। जब उसका मान, जो उसकी जो उपज है वो तैयार हो जाएगी, तब वह सहकारी कृषि विपणन समिति के माध्यम से उसको उचित मूल्य पर बेचेगा मंडी में, और जो उपभोक्ता है वो सहकारी उपभोक्ता भंडारों से माल खरीदेंगे, जो भंडार सीधे उत्पादक से माल खरीदते हैं। इस प्रकार सहकारी व्यवस्था मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए उत्पन्न हुई। सहकारिता आंदोलन का जन्म इसलिए हुआ कि जो मध्यस्थ थे वो शोषण कर रहे थे उत्पादक का भी और उपभोक्ता का। तीसरा कारण यहां आता है शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ की शक्ति। तो शोषित वर्ग में जो चेतना उत्पन्न हुई, शोषित वर्ग में चेतना, एवं संघ शक्ति का उदय। अत्याधिक शोषण उस समय, अत्याधिक शोषण के फलस्वरूप समाज का जो शोषित वर्ग था, जैसे कृषक, दस्तकार, उपभोक्ता, ने यह सोच विकसित करी कि हमें संगठित होना ही पड़ेगा। यदि शोषण को समाप्त करना है तो हमें संगठित होना ही पड़ेगा। इसलिए सहकारिता की भावना विकसित हुई। इसलिए जब शोषित वर्ग संगठित हुआ तो सहकारिता विकसित हुई। यानी शोषित वर्ग में जब ये जागृति उत्पन्न हुई कि हम संगठित हों तो हमारा शोषण समाप्त होगा, तो सहकारिता की भावना विकसित हुई। तीसरा कारण। चौथा कारण, समाज सुधारकों का योगदान। समाज सुधारकों का योगदान। विद्यार्थियों, उस समय समाज के अनेक सुधारकों ने, जो उस समय शोषण हो रहा था निर्बल वर्ग का, मध्यस्थों द्वारा, जो सबल वर्ग है, साहूकारों द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा, उसके विरुद्ध उन्होंने भी आवाज उठाई और शोषित वर्ग को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। हम उस समय सहकारिता आंदोलन को कई लोगों ने सहकारिता आंदोलन का मार्गदर्शन किया। रॉबर्ट ओवर, रेफेसन, शुल्जे डेलिश, इन लोगों ने सहकारिता को विकसित किया। इन लोगों ने सहकारिता आंदोलन को विकसित किया और महात्मा गांधी, भारत में महात्मा गांधी ने भी सहकारिता के विकास में बल दिया है। अनेक प्रकार के सहकारी प्रयोग हुए
कुछ सफल रहे लेकिन कुछ असफल रहे, लेकिन इससे सहकारिता आंदोलन को बल मिला। हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी सहकारिता आंदोलन का समर्थन किया, उन्होंने भी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। अगला है कई समर्पित सहकार। समर्पित सहकार समर्पित सहकार यानी जो उस समय सहकारी आंदोलन के वे व्यक्ति थे जो सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो उनका योगदान ये बिंदु बताता है। समर्पित सहकार जैसे रॉबर्ट ओवन, रेफेसन, शुल्जे डैलिश, इस प्रकार इन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि समाज सुधारकों ने सहकारिता आंदोलन को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। कुछ धार्मिक व्यक्तियों ने इसको नैतिकता व धर्म से जोड़ा। समर्पित सहकारों ने तो इस आंदोलन को जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया, जबकि जो कई समाज सुधारक थे, कई अन्य धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने इसे नैतिकता व धर्म से जोड़ा। इस प्रकार सहकारिता आंदोलन का विकास हुआ। छठा बिंदु विद्यार्थी यहां पे आएगा सरकारी सहयोग। तो विद्यार्थियों, सरकारी सहयोग, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में तो सहकारी आंदोलन का विकास सरकारी नीति के रूप में ही हुआ है। सहकारी आंदोलन को सरकार ने बहुत समर्थन दिया। सरकार ने सहकारिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की नीति को अपनाया, इसलिए सहकारी कानूनों का निर्माण किया। सरकार ने सहकारी आंदोलन को बहुत समर्थन दिया कई देशों में, भारत में विशेष रूप से सरकार ने सहकारिता को लेकर कई कानून बनाए। उस प्रकार से सरकार द्वारा सहकारिता को वित्तीय सहायता, प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों, मध्यस्थों, दलालों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता आंदोलन सरकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग के कारण ही आगे बढ़ा। अगला बिंदु सहकारिता के सफल प्रयोग। सहकारिता के सफल प्रयोग कुछ देशों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के प्रयोग किए गए जो सफल रहे। जैसे डेनमार्क और युगोस्लाविया में डेयरी क्षेत्र में सहकारिता के जो प्रयोग किया गया वो बहुत सफल रहा। इसलिए डेयरी सहकारी समितियां कई देशों में उससे निर्मित हुई। यानी कई देशों में जो सहकारिता के सफल प्रयोग रहे, उन प्रयोगों ने विकासशील देशों को और अन्य देशों को सहकारिता आंदोलन को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आठवां कारण सहकारी कानूनों का निर्माण। सहकारी कानूनों का निर्माण प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण, यानी सरकार ने सहकारिता के लिए कानून बनाए हर एक देश में, और समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन भी किया। इन कानूनों में
सहकारी संस्था का गठन किस प्रकार होगा, उसका पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा, वित्तीय व्यवस्था क्या रहेगी, प्रबंध संचालन किस प्रकार होगा, सरकारी संरक्षण संबंधी प्रावधान इन सब कानूनों में थे। किस प्रकार से उनको सरकारी संरक्षण मिलेगा, किस प्रकार उनका गठन होगा, किस प्रकार उनका पंजीयन होगा, किन प्रकार की वित्तीय व्यवस्था क्या रहेगी, प्रबंध संचालन किस प्रकार होगा। इस प्रकार इस कारण से सहकारी आंदोलन का एक व्यवस्थित विकास हो। सरकार द्वारा कानून बनाए गए, समय आने पर इस पर आवश्यक परिवर्तन भी किए गए। यहां पर हम नवा बिंदु देखेंगे। और नवा बिंदु है सहकारिता की सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण। सहकारी शिक्षा सहकारी शिक्षा में भी सहकारी आंदोलन शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सहकारी शिक्षा में भी सहकारिता के विकास पर योगदान दिया। सहकारी आंदोलन के विकास में हम ये कह सकते हैं कि सहकारी शिक्षा एवं सहकारी प्रशिक्षण का भी विशेष योगदान रहा। यदि सहकारिता के बारे में लोगों में जानकारी नहीं होगी, लोगों को सहकारिता के लाभों से हम अवगत नहीं कराएंगे, तो हम सहकारिता आंदोलन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सहकारिता आंदोलन को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए आवश्यक है कि सहकारी शिक्षा और सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण उपलब्ध हो। हम लोगों को सहकारिता आंदोलन के लाभों से अवगत करा पाए, यह आवश्यक है। सहकारी शिक्षा के कारण लोगों में यदि सहकारी शिक्षा हम देंगे तो एक जन चेतना जागृत होगी, और सहकारी शिक्षा के कारण ही सहकारिता आंदोलन विकसित हुआ। सहकारी शिक्षा का एक बहुत योगदान है। जब लोगों को सहकारिता के बारे में शिक्षा प्राप्त हुई, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तब लोगों ने सहकारिता आंदोलन में रुचि दिखाई, सहकारिता आंदोलन उससे विकसित हुआ। सहकारिता शिक्षा के कारण सदस्यों में जागृति आती है, सहकारी समितियों के गठन एवं उनके कार्यों में रुचि लोग लेने लगते हैं। अब सहकारिता की सफलता के लिए, चाहे हम कहें प्रबंधकीय सफलता के लिए भी, कर्मचारियों जो सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रशिक्षित कर्मचारी सरकारी समितियों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। यानी सहकारी समितियों का संचालन सफलतापूर्वक कर्मचारी तभी कर पाएंगे जब उनको पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो। 10वां बिंदु, यानी हम ये देख रहे हैं कि सहकारिता का जो उद्गम और विकास हुआ, विकास किस प्रकार हुआ, उसमें सहकारी शिक्षा का भी योगदान है। यह है सहकारिता का संघात्मक ढांचा। संघात्मक संरचना, जो सहकारिता का स्ट्रक्चर होता है, विद्यार्थियों हमने देखा होगा कि जो सहकारिता का जो संरचना होती है सहकारी संस्थाओं की, वो संघात्मक होती है। यानी ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि प्राथमिक शाख समिति है, प्राथमिक समिति है, जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक होते हैं और राज्य स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रकार का संघात्मक ढांचा, संघात्मक संरचना सहकारी संस्थाओं की होती है।
इस प्रकार जो भी बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक, वो अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग देते हैं। इस प्रकार जो संघात्मक संरचना है सहकारिता की, वो सहकारिता के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। यानी जो सहकारिता की संरचना संघात्मक होने के कारण सहकारिता का विकास, सहकारिता के विकास में इस संघात्मक संरचना ने योगदान दिया। यानी सहकारिता के विकास में संघात्मक, इसका जो संघात्मक स्वरूप है वो सहायक रहा है। दूसरा इस क्षेत्र में हम देखेंगे अंतर सहकारी समिति सहयोग। अंतर सहकारी समिति यानी जो साख समिति है वो विपणन समिति से सहयोग संबंध हो जाए, यानी साख समिति और विपणन समितियों के बीच में सहयोग। अंतर सहकारी समिति सहयोग यानी साख समिति हो गई और विपणन समिति हो गई, दोनों आपस में सहयोग करें, दोनों अलग अलग क्षेत्र की। औद्योगिक साख समिति, औद्योगिक व विपणन समितियां उपभोक्ता समितियों को सहयोग देती हैं। औद्योगिक व विपणन समितियां उपभोक्ता समितियों को सहयोग देती हैं। यानी जो विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग है और एक हम कह लें कि जो संघात्मक ढांचा है, दोनों ने सहकारिता के विकास में योगदान दिया। अब विद्यार्थियों हम रिवाइज करेंगे कि आज के ई लेक्चर में हमने पढ़ा कि सहकारिता के उद्गम एवं विकास के क्या कारण है। पहला है शोषण से मुक्ति की चाह, दूसरा मध्यस्थों की समाप्ति, तीसरा शोषित वर्ग में चेतना एवं संघ शक्ति का उदय, चौथा समाज सुधारकों का योगदान, पांचवा समर्पित सहकार थे। कुछ कई सहकारी ऐसे थे जिन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। छठा सरकारी सहयोग, सातवां सहकारिता के सफल प्रयोग, आठवां सहकारी कानूनों का निर्माण, प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण, नवां सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, दसवां सहकारिता का संघात्मक संरचना। इन सभी ने सहकारिता के विकास और उद्गम में योगदान दिया। ये हम कह सकते हैं कि सहकारिता के विकास के कारण, यदि हमसे पूछा जाए सहकारिता के विकास के हम 10 बिंदु ये बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सहकारिता आंदोलन का विकास कैसे हुआ। सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण। तो विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हमने सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण पढ़े। आगे के लेक्चर्स में हम सहकारिता के लाभ, सहकारिता के उद्देश्य, इस सहकारिता का आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।